हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, आप लोगों का बहुत ज्यादा अनुरोध मुझे प्राप्त हो रहा था कि मैडम एचटेट की तैयारी कैसे करें, उसके विषय में हमें मार्गदर्शित कीजिए। तो आपके अनुरोध पर आज मैं ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए मित्रों, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि आपका एचटेट का पेपर जो है वो 30-31 मई को संभावित है और 30-31 मई को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी तैयारी करनी है। बहुत से जो चैनल हैं वो ये बता रहे हैं कि आपका पेपर जो है वो जून या जून में भी नहीं हो सकता, बल्कि जुलाई के लिए वो बोल रहे हैं कि आपका पेपर जो है वो एचटेट का जुलाई में होगा, मई में हो ही नहीं सकता। देखिए, ऐसे जो चैनल हैं उन पर आप बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि वो लोग जो हैं वो आपकी तैयारी को कमजोर कर रहे हैं, आपको केवल और केवल भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि 30-31 मई को पूरी तरह से आपका पेपर होगा, इस पर मोहर लग चुकी है। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूं कि यदि 30-31 मई को पेपर हो जाता है और आप जो है अपनी तैयारी को उस जोश से नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि मई में तो पेपर हो ही नहीं सकता, पेपर तो जुलाई में होगा, तो आप जो है वो अपने साथ गलत कर रहे हैं। देखिए, यदि पेपर मई में हो जाता है बड़ी अच्छी बात है, यदि नहीं भी होता है, पेपर अगर जुलाई में चला जाता है तो वो आपके लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि उस समय आपको तैयारी का और ज्यादा मौका मिल जाएगा। आप जो है वो अपनी रिवीजन कर पाएंगे, जो टॉपिक थोड़े से कमजोर रह गए थे उनको आप दोबारा से तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को क्या कीजिए, 30-31 मई के अनुसार ही कीजिए। यदि 30-31 मई को पेपर हो जाता है, आप तैयारी नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान आपका होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि ये एचटेट का पेपर आपके जीवन में मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि पीजीटी की वैकेंसी इस एचटेट के पश्चात आने वाली है और यदि आप एचटेट पास करेंगे तभी उसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा जो है पछतावे के अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एचटेट का पेपर अब की बार जो है वो पास करना है, इसलिए पूरी मेहनत और लगन से अपनी तैयारी को कीजिएगा। अब बात ये थी है कि आपको तैयारी करनी कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, किसी भी तैयारी को करने के लिए, उसकी शुरुआत के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, आपका सिलेबस देखना होता है। ठीक है, पहले सिलेबस निकलवाइए। केवल ये नहीं कि आपने फोन के अंदर उसको रख लिया है, स्क्रीनशॉट खींच करके या किसी भी माध्यम से आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लिए। आपको क्या करना चाहिए, सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाना चाहिए। बात मैं जोर दे करके कह रही हूं, इसलिए कह रही हूं कि आपके आपकी तैयारी की जो बेहतर शुरुआत है वो यहीं से होगी। आप एचटेट का सिलेबस निकलवाइए और उसमें देखिए कि कौन कौन से विषय आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। फिर उनके अनुसार ये देखिए कि ये विषय मेरा तैयार है और ये नहीं है। ठीक है, और फिर एक एक विषय को पढ़ते हुए, उसको तैयार करते हुए वहां पर आप क्या लगाते जाइए, जो विषय आपका तैयार हो गया है उस पर टिक मार्क कर दीजिएगा कि ये मेरा तैयार है, अब मुझे अगला पढ़ना है। ये तैयार है, अब मुझे अगला पढ़ना है। इस तरह से आप जो है वो बिंदुवार अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरह से तैयार कीजिएगा। और फिर यहाँ देखिए, ये देखिएगा कि आपका कौन सा विषय कमजोर है, किस पर आपकी गहरी पकड़ है। ठीक है, जो कमजोर विषय है उस पर एक बार, और जो नहीं मतलब आपका विषय दुरुस्त नहीं है उसको थोड़ी सी और मेहनत करके उसको, मतलब कि उसको भी क्या करने की कोशिश कीजिए, उसको भी दुरुस्त करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सिलेबस की कि आपका सिलेबस क्या है। ये आपका पीजीटी हिंदी का सिलेबस है। ठीक है, इसको हम जो है वो देखते हैं। देखिए, इसमें क्या है, हिंदी भाषा एवं साहित्य
हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी और उसकी बोलियां और उनका सामान्य परिचय। ठीक है, ये जो सारा है ये आपका कहाँ से है, ये आपका भाषा विज्ञान का जो है वो भाग है। ठीक है, ये भाषा विज्ञान से संबंधित है सारी चीजें कि हिंदी भाषा का उद्भव कब हुआ, विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी बोलियां हैं, किससे कौन सी निकली है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, हिंदी साहित्य फिर आपका क्या आ जाता है, हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन, परंपरा एवं काल विभाजन। ठीक है, वहां से ये सारे के सारे टॉपिक उठाए गए हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन की पद्धतियां कौन सी है, वर्णानुक्रम पद्धति में किसने लिखा है, कालानुक्रम में किसने लिखा है, काल वैज्ञानिक जो है वो विवेचन सबसे पहले किसने किया है, वो सारी बातें आपको यहाँ जाननी होंगी। ठीक है, फिर काल विभाजन ये व नामकरण की किसने जो है वो आदिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है, ये सब बातें जो है वो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को पता होता है कि किसने क्या नामकरण किया, काल सीमा क्या है। ये सब सामान्य सी बातें हैं जो हर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को पता होती हैं और होनी भी चाहिए। ठीक है, फिर ये हिंदी साहित्य का आरंभ कब से हुआ और विभिन्न कालखंडों का प्रवृत्तिगत इतिहास, कि जो प्रवृत्तिगत इतिहास में आप क्या पढ़ते हैं, जैसे कि आदि काल के लिए क्या राजनीतिक परिस्थितियां थी, आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी, साहित्यिक परिस्थितियां उस समय क्या थी, है ना। इसी तरह से जो आपका भक्ति काल है उसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इस तरह से वहां आप क्या करते हैं कि प्रवृत्तिगत विश्लेषण करते हैं चीजों का। काव्य धाराएं कौन कौन सी हैं, जैसे भक्ति काल है, रीति काल है, और आपके आधुनिक काल में बहुत सी काव्य धाराएं हैं। ठीक है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। प्रतिनिधि कवि और रचनाएं, आपको केवल और केवल क्या पढ़ने हैं, सारे कवि नहीं पढ़ने, जो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं इन काव्य धाराओं के। ठीक है, कि देखिए आदिकाल में देखिए वैसे तो बहुत बड़ा पोर्शन आदिकाल का नहीं है, और आदिकाल में आपको चारण काव्य विशेष रूप से पढ़ना होगा, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, वो सारी चीजें जो है वो आपको, जैन साहित्य इत्यादि, वो सब कुछ आपको पढ़ना होगा आदिकाल में। ठीक है, और प्रतिनिधि कवि एवं रचनाएं, जैसे कि भक्ति काल में आपको जयसी के विषय में गंभीर जो है वो तैयारी करनी होगी, तुलसीदास को गंभीर रूप से आप पढ़ेंगे, कबीर के विषय में हर जानकारी आपको होनी चाहिए। मतलब जो भी प्रतिनिधि कवि है, मीरा बाई है, रसखान है, नंददास है, सूरदास है, जो मुख्य हैं, ठीक है, उनको विशेष रूप से आपको तैयार करना होगा। जैसे रीति काल के अंदर चिंतामणि है, केशवदास है, देव है, तो ऐसे कवियों को आपको विशेष रूप से तैयार करना होगा। ठीक है, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास एवं गद्य की विभिन्न विधाएं। देखिए ये हिंदी गद्य का उद्भव, इसके अंदर जो सब कुछ आ जाता है, जैसे उपन्यास का उद्भव कब हुआ और विकसित होते हुए मतलब प्रेमचंद युगीन उपन्यास, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंदोत्तर, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर समाहित हो जाती हैं। बहुत बड़ा मतलब बहुत विस्तृत ये जो है भाग है आपका। देखिए मैं ये मानती हूं कि ये जो यूनिट है आपकी, ये क्या है, समुद्र है आपके लिए। ठीक है, जो यूनिट 2 है ये मतलब जो नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 2 लगी हुई है, वही सारी यूनिट 1 का कुछ भाग और यूनिट 2 उठा करके आपको दे दी गई है, भी पढ़ते रहिए। यदि आप इस यूनिट 2 के चक्कर में पूरी तरह से उसको तैयार करने के चक्कर में फंस गए, तो आप जो है चाहे 1 साल लगा दीजिए, ये पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी बहुत बेहतर तरीके से। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए हार्ड वर्क न करके आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है इसके लिए। और वो स्मार्ट वर्क आप कैसे करेंगे, ये स्मार्ट वर्क आपको करना है कि आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें लगी हुई हैं, जैसे कि कौन कौन सी लगी हुई है, क्षितिज है, कृतिका है, आरोह है, आरोह के भाग 2 हैं, वितान है। ठीक है, इन पुस्तकों को आप जो हैं वो बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। मूल रूप से ये कृतियां आपको पढ़नी होंगी यदि आपको एचटेट का पेपर पास करना है तो। और इससे संबंधित जो कक्षाएं हैं वो राज चहल एकेडमी पर चल रही हैं। आरोह भाग 1
जो है वो कंप्लीट करवा दिया गया है। आरोह भाग 2 आधे से भी ज्यादा करवा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए स्मार्ट वर्क कैसे करना है आपको। इसमें आपको आपकी जो पाठ्यक्रम में लगी हुई रचनाएं हैं, उनके जो रचनाकार हैं, उनको आप गंभीर रूप से तैयार कर लीजिए। गंभीर का मतलब है कि बहुत गहराई से, बहुत विस्तृत रूप से उनको तैयार कर लीजिए। आपका प्रश्न उनसे बाहर नहीं जाएगा। यदि आपके पाठ्यक्रम में रघुवीर प्रयोगवाद के कवि हैं, रघुवीर सहाय लगे हुए हैं, धर्मवीर भारती लगे हुए हैं, अन्य मुक्तिबोध इत्यादि लगे हुए हैं, तो अन्य जो कवि हैं, जैसे तार सप्तक के अन्य जो कवि हैं, जैसे सुमन राजे इत्यादि हो गई, शकुंत माथुर इत्यादि हैं, तो आपका प्रश्न वहां से नहीं बनेगा। ठीक है, प्रयोगवाद के कवि तो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, किंतु शकुंत माथुर की रचनाओं के विषय में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये बात मैं आपको केवल हवा में नहीं कह रही, अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने एचटेट के पिछले 10 वर्ष के प्रश्न पत्रों का गहरा विश्लेषण किया है। उसके आधार पर मैं ये बात आपको दावे के साथ कह रही हूं कि आप केवल और केवल आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए रचनाकार जो हैं, उनको गंभीरता से तैयार कर लीजिए। उनको बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करना है। आपको पता होना चाहिए किस रचनाकार की कौन सी रचनाएं हैं, उनको कौन सा पुरस्कार मिला है, किस रचना का कब प्रकाशन हुआ, उसको किस उपनाम से जाना जाता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ऐसी वीडियोस आपको राज चहल एकेडमी पर मिल रही हैं। ठीक है, किसी भी रचनाकार की रचना को करवाने से पहले मैं उससे संबंधित जो व्याख्यात्मक विश्लेषण है उस कवि या रचनाकार का, वो पहले आपको उपलब्ध करवाती हूँ, तत्पश्चात उस रचना पर चर्चा होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ये रचनाएं आपको गंभीर रूप से पढ़नी होगी। आपको इन रचनाओं की मूल संवेदना को पकड़ना होगा। देखिए जो कविताएं हैं, ठीक है, कविताओं को आप पढ़िए। कविताओं की व्याख्या आपसे वहां नहीं करवाई जाएगी। आपसे जो है उस कविता में मूल संवेदना क्या छुपी हुई है, मूल भाव उस कविता का क्या है, केवल वो आपसे पूछा जा रहा है। केवल वही आपको पकड़ना है। एक एक पंक्ति की, एक एक शब्द की व्याख्या आपको ध्यान में नहीं रखनी है। ठीक है, फिर क्या है आपका, देखिए इसमें क्या है, पुस्तकों में संकलित काव्य एवं गद्य रचनाओं पर आधारित प्रश्न होंगे। क्षितिज कृतिका, आरोह एवं वितान पुस्तकों में संकलित कविताओं का काव्य सौंदर्य, भाव एवं कला पक्ष पर आधारित प्रश्न होंगे। संवेदना क्या है उस कविता की, भाषा क्या है, ठीक है, इस तरह के प्रश्न आएंगे। पाठ्यक्रम में संकलित गद्य विधाओं का परिचय, प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके कौशल के परिचयात्मक ज्ञान पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कहानी का नाट्य रूपांतरण। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा जो है, वैसे ये चीज भी क्या है आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है कि संचार माध्यम की एक पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, तो वहां से ये है, रेडियो नाटक क्या होते हैं, हिंदी पत्रकारिता के विविध आयामों पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और पाठ्यक्रम में आए हुए जो पर्यायवाची हैं उनको भी आप ध्यान में रखेंगे। पीछे जो मतलब कोई भी आपकी पाठ्य पुस्तिका है, जब पाठ समाप्त हो जाता है उसके पश्चात जो अभ्यास भाग दिया हुआ होता है उसको भी आप बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपके जो पर्यायवाची है, आपके जो विलोम है, ज्यादातर वहीं से बनने की संभावना होती है, तो आप उनको भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चाहे अनेकार्थक शब्द है, चाहे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इन पर आधारित जो प्रश्न है वो भी बनते हैं। ठीक है, अब बात आती है, देखिए काव्य शास्त्र एवं व्याकरण। ये काव्य शास्त्र और व्याकरण आपके एचटेट को पास करवाने में बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करता है। ठीक है, काव्य शास्त्र और व्याकरण बहुत गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। काव्य शास्त्र की आपको अवधारणात्मक समझ होगी, तभी जो है आप काव्य शास्त्र के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आजकल ये नहीं पूछा जाता कि बताइए भामा का समय क्या है, उसके ग्रंथ का क्या नाम है, ये कौन से संप्रदाय के जो थे वो प्रणेता थे। ठीक है, वो सारी बातें आपसे नहीं पूछी जाती हैं, कि आपसे अब जो है बहुत गहराई से काव्य शास्त्र पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये काव्य शास्त्र के प्रश्नों की संख्या आपके पाठ्यक्रम में कम से कम
8 से 10 जो प्रश्न है वो काव्य शास्त्र के पूछे जाते हैं आपके 60 नंबर के पोर्शन में। ठीक है, तो काव्य शास्त्र बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जिस बच्चे का काव्य शास्त्र बहुत अच्छा होगा तो वो काव्य शास्त्र को हल कर लेगा और एचटेट की परीक्षा को पास कर सकता है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राज चहल एकेडमी पर हर रोज 5 बजे काव्य शास्त्र से संबंधित कक्षाएं हो रही हैं, और ऐसी कक्षाएं हो रही हैं कि यदि आपने उन कक्षाओं के माध्यम से काव्य शास्त्र को तैयार कर लिया तो एचटेट में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। हर रोज रात को 8 बजे लाइव प्रश्नोत्तरी होती है। जो आपके पुराने एचटेट के प्रश्न हैं उन पर जो है वो गंभीर रूप से व्याख्यात्मक चर्चा होती है। एक प्रश्न के माध्यम से आपके 10-10 प्रश्न हल करवाए जाते हैं। पूरी एक आपकी दृष्टि वहां पर निर्मित की जाती है परीक्षा को लेकर के। ठीक, तो आप जो है वो इस एकेडमी से जुड़ करके, राज चहल एकेडमी चैनल से जुड़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी और खुशी की बात मैं आपको बता रही हूं कि किसी प्रकार का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा, कोई बैच आपको नहीं दिया जा रहा, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। केवल और केवल आपको निशुल्क तैयारी करवाई जा रही है, निस्वार्थ भाव से। ठीक है, देखिए अब इसको देखिए, इसमें क्या पढ़ना है आपको, शब्द शक्तियों के भेद आपको पढ़ने हैं। अब केवल यहां से ये नहीं पूछा जाता कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की है, अभिधा लक्षणा व्यंजना आप बता देंगे, बड़े आराम से बता देंगे, लेकिन शब्द शक्तियों के बीच में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अवधारणात्मक प्रश्न। ठीक है, आप 2024 का और 2023 का जो आपका प्रश्न पत्र है एचटेट का, वो उठा करके देखिए। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर, जो ग्रुप है उसके ऊपर मैंने ये सारे के सारे प्रश्न पत्र जो है वो आपको उपलब्ध करवाए हुए हैं। तो टेलीग्राम पर जाकर के आप 2023 का, 2024 का, 2022, 21 ये सारे जो प्रश्न पत्र है ये खोल करके देखिए, जिसके माध्यम से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार के से आपके प्रश्न बन रहे हैं, उसी के अनुरूप फिर आपको जो है अपनी तैयारी करनी होगी। ठीक है, जैसे काव्य हेतु है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, काव्य रीतियां हैं, और कुछ अलंकार आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। श्लेष, यमक, दीपक, अनुप्रास, भ्रांतिमान, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, संदेह, मानवीकरण, ये सारे अलंकार जो है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। और अभी जो कक्षाएं जो है वो चल रही हैं, छंद पर आधारित जो है वो कक्षा चल रही है। ठीक है, छंद कौन कौन से हैं आपके, दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, मालिनी, वसंत, तिलिका और हरिगीतिका, कवित्त, सवैया, वशस्त, इन छंदों पर आधारित जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। रस का स्वरूप, रस के अवयव, रस निष्पत्ति, ठीक है, इन पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये सारी वीडियोस जो हैं वो आपको उपलब्ध हो चुकी हैं। राज चहल एकेडमी की प्ले लिस्ट में जाकर के आप इन्हें देख सकते हैं। काव्य रीति के स्वरूप, विवेचन पर आधारित प्रश्न, और फिर यहाँ आ जाती है आपकी व्याकरण। ठीक है, व्याकरण में क्या है आपका, वर्ण विचार, वार्तनिक अशुद्धियां हैं। ये भी मतलब कि व्याकरण भी देखिए ऐसी नहीं आती कि आप बड़ी आसानी से उसको हल कर देंगे। व्याकरण भी बहुत ही गंभीर एक व्याकरण आपसे पूछी जाती है, यानी कि बहुत मुश्किल। और मुख्यतः जो जोर होता है व्याकरण में किस पर होता है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, ये और पर्यायवाची। ठीक है, यहां से ज्यादातर प्रश्न बनते हैं, और ऐसे प्रश्न बनते हैं कि जिनको हल करना जो है सामान्य विद्यार्थी के तो बस की बात नहीं होती है। ठीक है, वार्तनिक अशुद्धियों की पहचान पर आधारित प्रश्न होते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पर आधारित प्रश्न होंगे। विकारी शब्द होंगे जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया पर आधारित प्रश्न। अविकारी शब्द, क्रिया, विशेषण, संबंध सूचक, मतलब ये क्या है आप इसको देख सकते हैं। ये सिलेबस भी मैंने टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाया हुआ है। ठीक है, तो आप यहां से इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो 15 नंबर का आपका हिंदी का पोर्शन आता है, ठीक है, उस 15 नंबर के हिंदी के पोर्शन में पहले क्या आता था, पहले केवल और केवल व्याकरण आती थी, लेकिन 2024 से थोड़ा सा उसमें बदलाव किया गया है। अब उसमें हिंदी के अलावा आपकी जो है वो हिंदी शिक्षण विधियां भी आपसे पूछी जाती हैं, यानी कि पेडागोजी जो है वो आपके सिलेबस में शामिल कर दी गई है।
5 से कम ये संख्या प्रश्नों की पेडागोजी से संबंधित 7 से 8 होती है। 3-4 जो है वो आपके 15 नंबर के पोर्शन में होते हैं और 3-4 प्रश्न आपके जो 60 नंबर का आपका जो पोर्शन है उसमें पूछे जाते हैं, भाग 4 जो है वहां पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको वो भी तैयार करना होगा। और एक जो है क्या पूछा जाता है, कंप्रीहेंशन जिसको आप बोलते हैं, यानी कि कोई गद्य या पद्य आपको दे दिया जाता है और वहां से प्रश्न छांटने होते हैं और 4 या 5 नंबर जो है वो उस पहरे में से आपको छांटने होते हैं। तो इस तरह से आपका जो है वो हिंदी का प्रश्न पत्र बनता है। ठीक है, यहाँ मैंने केवल हिंदी की ही बात की है। देखिए, मैं आपको आपका जो 2024 का एचटेट का पेपर है वो दिखाना चाहूंगी ताकि आप जो है थोड़ा सा समझ जाएं चीजों को। ये देखिए, लेवल 3 2024 का हिंदी का पेपर है। ठीक है, और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, समय आपको कितना मिलता है इस पेपर को करने के लिए? 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है और ऋणात्मक अंक इसमें नहीं होते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देखिए, यहां से थोड़ा सा देखिए इसको। देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये भी आपके एचटेट को पास करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि 30 नंबर की जो सीडीपी आती है, यदि आप उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 23 से 25 अंक आपके बड़े आराम से उसमें आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो भाषाओं से है। 15 प्रश्न जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आते हैं। इंग्लिश की भी पेडागोजी जो है वो उसी मतलब जैसा हिंदी में पूछा जाता है वैसा ही कुछ जो है प्रारूप जो है इस अंग्रेजी में भी ऐसा ही होता है। और यहाँ भी जो है वो कोई पोएम पूछ ली जाएगी या फिर किसी जो नावल से कुछ कुछ भी पूछ लिया जाता है, और इंग्लिश पेडागोजी यहाँ पर भी मतलब पूछी जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंग्लिश से संबंधित कक्षाएं भी, अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित कक्षाएं भी राज चहल एकेडमी पर चल रही हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और भाग 3 क्या है, सामान्य अध्ययन होगा। इसमें आपके जो है वो हरियाणा जीके के प्रश्न भी होते हैं, इसमें आपके जो हैं वो रीजनिंग के प्रश्न, मैथ के, वो सारे तरह के सामान्य ज्ञान के वो सारे प्रश्न होते हैं। और भाग 4 आपका क्या है, हिंदी विषय से संबंधित होता है, जिसका सिलेबस मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए आपके प्रश्न किस तरह से आएंगे। देखिए, हिंदी की यदि हम बात करें, ये आपका पार्ट 2 है हिंदी का। ठीक है, ये मौन वाचन, ये प्रश्न क्या है आपका शिक्षण अभिरुचि से है। ठीक है, उसके पश्चात ये जो है वो आपका, ये भी शिक्षण अभिरुचि से प्रश्न है, 32वां भी। ठीक है, ये आपकी एक क्या दी गई है, आपको एक गद्यांश दिया गया है और यहाँ से आपको प्रश्न छांटने हैं। 2, 3, 4 प्रश्न आपके यहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, अब ये जो है ये आपके ग्रामर से हैं, जैसे प्रत्यय के विषय में यहाँ पूछा गया है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण है, संधि है, और यहाँ क्या है, यहाँ ये देखो, ये फिर जो है वो शिक्षण अभिरुचि का पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, शुद्ध शब्द आ गया है, और समास की दृष्टि से उपसर्ग, मतलब उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, और शुद्ध अशुद्ध, ठीक है, वाक्य के लिए एक शब्द। तो इन यहाँ से ज्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, विलोम, पर्यायवाची, इन पर ज्यादा जोर होता है। इंग्लिश में भी कुछ इसी प्रकार का आपका प्रश्न पत्र, ये जो चीजें हैं पूछी जा रही हैं। भाषा से संबंधित जो है वो लगभग समान चीजें पूछी जा रही हैं। ये देखिए, पार्ट 4 है आपका, जो हिंदी से संबंधित है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, देखिए भक्तिन किस संकलन में है। देखिए, आर्थी व्यंजना, अब ये नहीं पूछा जाता कि बताइए
कितने प्रकार की जो है वो शब्द शक्ति है। देखिए आप देख सकते हैं कि काव्य शास्त्र से कैसा प्रश्न आया हुआ है। आर्थी व्यंजना के संबंध में असंगत विवरण पूछा गया है। यदि आपने शब्द शक्ति को बहुत गहराई से पढ़ा होगा तभी आप इसका उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा आपके लिए उत्तर देना इसका संभव ही नहीं है किसी भी प्रकार से। ठीक है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, प्रत्यय है। और यहाँ देखिए जो आपके पाठ्यक्रम में जैसे ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री हैं, माता का अंचल है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ। ये सारी चीजें जैसे आपके अलंकार लगे हुए हैं तो अलंकार से भी प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, समास से है, ये सारे रघुवीर सहाय है, चाहे शमशेर बहादुर सिंह है, चाहे कुंवर नारायण है, हरिवंश राय बच्चन है, ये आरोह भाग 2 में सारे के सारे संकलित हैं। ठीक है, ये देखिए काव्य शास्त्र का प्रश्न आ गया यहाँ पर भी। ठीक है, तो आपको जो है आपकी ये उधो तुम हो बड़े ये भी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, ये भी आपके पाठ्यक्रम से है। ठीक है, तो आपके लिए जो पुस्तकें लगी हुई हैं, चाहे क्षितिज है, चाहे कृतिका है, चाहे वितान है, चाहे आरोह है, वो सारी की सारी पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तभी जो है वो आप अपने जो एचटेट के पेपर को निकाल सकेंगे, यानी उसको पास कर सकेंगे। और आपके लिए उसको पास करना जरूरी भी है क्योंकि पीजीटी की वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। और दूसरा, मैं बेटा बहुत से बच्चों के प्रश्न मतलब आते हैं कि क्या टीजीटी की तैयारी भी इन्हीं क्लासों से हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, कि बाकी सारी चीजें सेम है, काव्य शास्त्र भी वही है। ठीक है, कुछ विषय जो हैं वो थोड़े से अलग लगे हुए हैं। ठीक, अलग नहीं है, कम है, मतलब टीजीटी में, पीजीटी में लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। और चीजों को पूछने का तरीका भी टीजीटी में जो है वो सामान्य चीजें पूछी जा रही है, पीजीटी में बहुत उच्च स्तर का जो है वो पूछा जा रहा है आपसे। कहीं ना कहीं जो नेट है उससे बड़ा लेवल मैं पीजीटी के प्रश्न पत्र का मानती हूँ। ठीक है, नेट से भी ज्यादा मुश्किल प्रश्न पत्र जो है वो एचटेट का आता है, क्योंकि मैंने स्वयं ने अनुभव किया है, मेरे इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने नेट तो पहली बार में पास कर लिया, लेकिन एचटेट वो आज तक भी पास नहीं कर पाए हैं। 5-5, 6-6, 7-7, कई तो 10-10 अटेम्प्ट भी दे चुके हैं, लेकिन उनका एचटेट पास नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है पीजीटी का एचटेट। तो केवल और केवल उसके लिए आपको गंभीर तैयारी की आवश्यकता है। देखिए, यदि आप मेहनत से, लगन से पढ़ेंगे तो कोई भी पेपर निकालना आपके लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। केवल और केवल आपको अध्ययन को ज्यादा समय देना होगा, बहुत ज्यादा आपको पढ़ना होगा। कम से कम 8 से 10 घंटे आप अपने अध्ययन के लिए निकालिए, स्वाध्याय कीजिए और राज चहल एकेडमी से जुड़िए। आपका एचटेट का पेपर जो है वो बड़े आराम से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अभी मेरी लाइव क्लास का टाइम हो रहा है तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। और हम बात करें जो है, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे यही अनुरोध है कि यदि आप अपने एचटेट को पास करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बहुत गंभीर तरीके से करना चाहते हैं, तो राज चहल एकेडमी से आप जुड़िए और वहां आपकी तैयारी निःशुल्क करवाई जा रही है। तो आप लोग जो है उस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को कर सकते हैं और जो है वो फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।